हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकार्यात्मक पद्धति के बारे में। इससे पहले हम सामाजिक मानवशास्त्र क्या है, इसकी पद्धतियों और इसकी जो पद्धतियां हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। डिटेल्ड में हमने पढ़ा कि सामाजिक मानवशास्त्र की जो है 4 पद्धतियां हैं। पहली ऐतिहासिक पद्धति यानी कि हिस्टोरिकल मेथड, दूसरा तुलनात्मक पद्धति यानी कि कंपैरेटिव मेथड, और तीसरा था इसका प्रकार्यात्मक पद्धति यानी कि फंक्शनल मेथड, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और चौथा जो था उसका वो था आर्कियोलॉजिकल मेथड यानी कि पुरातत्व शास्त्रीय पद्धति। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकार्यात्मक पद्धति के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू में मानवशास्त्रियों ने सामाजिक संस्थाओं के या संस्कृति की जो अलग अलग पक्षों के स्वरूप है उनके अध्ययन पर या उनको पढ़ने पर ज़्यादा बल दिया। तो उनके विश्लेषण से यह पता चलना असंभव सा था कि सांस्कृतिक तत्वों का एक फॉर्म ही नहीं है बल्कि कुछ न कुछ फंक्शन भी होता है। मतलब संस्कृति के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका एक स्वरूप मात्र ही नहीं होता है बल्कि उनके कुछ न कुछ कार्य भी होता है। प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का अपना कोई न कोई कार्य होता है, ठीक है। और जो प्रकार्यात्मक पद्धति हम पढ़ने वाले हैं वो इन मानव शास्त्रियों की जो पहले की पद्धतियाँ थी उनमें जो ये कमी थी, इसी कमी को पूरा करने के लिए प्रकार्यात्मक पद्धति को काम में लिया जाता है। और संस्कृति के जो अलग अलग पक्ष हैं, जो विभिन्न पक्ष हैं, उनके कार्यों का विश्लेषण और उनके निरूपण पर अधिक बल दिया जाता है। कौन सी पद्धति में? प्रकार्यात्मक पद्धति के अंदर। तो इस पद्धति का अनुसरण करने वालों में सबसे ज़्यादा मैलिनोवस्की हो गए, इवांस प्रिचार्ड हो गए, इनका नाम इस पद्धति में जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सामाजिक मानवशास्त्र की अध्ययन पद्धति में जो अस्पष्टता रह गई थी, जो अनिश्चितता थी पहले, उसी को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक कदम जो है प्रकार्यात्मक पद्धति के रूप में उठाया गया। ठीक है। इस पद्धति का पूर्ण विकसित रूप हमें मैलिनोवस्की की एक बुक है अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज, जो कि 1944 में प्रकाशित हुई थी। इसके अंदर जो है हमें जो प्रकार्यात्मक पद्धति है इसका पूर्ण विकसित रूप देखने को मिलता है। इसके अलावा भी उनकी एक बुक और थी, द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज, 1945 की ये बुक है। ये दोनों ही बुक ऐसी है जिनके अंदर हमें प्रकार्यात्मक पद्धति को विस्तृत रूप से जानने में सहायता मिलती है। मैलिनोवस्की क्या कहते हैं? मैलिनोवस्की ने लिखा है कि आज मानवशास्त्र संस्कृति के विस्तृत विवरण को प्रस्तुत करने में अपना समय नष्ट नहीं करता, अपितु इस बात की जांच करता है कि संस्कृति कैसे और क्यों काम करती है, कैसे और क्यों कार्य करती है, किस प्रकार उसके विभिन्न पक्ष संपूर्ण प्रतिमान में संबंध रहते हैं, उनके आधार पर कौन सी प्रेरक शक्ति क्रियाशील है और किस प्रकार से इसके विभिन्न पक्षों को संबंध रूप में एक संजीवित व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा सकता है। और ये जो जितने भी प्रश्नों की अभी मैं बात की, जो कि श्री मैलिनोवस्की ने अपनी उपरोक्त दोनों पुस्तकों में इनकी चर्चा की थी, तो इन्हीं सवालों का जवाब जो है हमें प्रकार्यात्मक पद्धति के अंदर मिलता है। अब प्रकार्यात्मक पद्धति जो है कुछ निश्चित आधारों या सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है जो किसी भी संस्कृति के वैज्ञानिक विश्लेषण या अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक है। पहला आधार क्या है? पहला आधार तो ये है कि ये इस बात पर बल देती है कि मानव संस्कृति कुछ पृथक पृथक तत्वों, ट्रेड्स एंड एलिमेंट्स का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि क्या है, इनमें संकलन के साथ साथ एक सह-अवयवी एकता, ऑर्गेनिक यूनिटी भी होती है। इसलिए प्रत्येक अंग एक दूसरे से क्या होता है? संबंधित होता है। ये उन्होंने पहला आधार बताया। दूसरा आधार उन्होंने क्या बताया है? दूसरा आधार यह है कि संस्कृति के प्रत्येक अंग, इकाई या तत्व का कोई न कोई कार्य अवश्य ही
होता है। श्री रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि सावयव या शरीर के प्रत्येक अंग की संपूर्ण सावयवी व्यवस्था, पूरा जो ऑर्गेनिक सिस्टम है उसमें एक या कुछ विशेष कार्य होते हैं। कोई भी यह नहीं बोल सकता कि इनमें से कोई अंग किसी प्रकार का काम नहीं करता है। प्रत्येक अंग का कार्य अलग अलग बटा हुआ है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल ले लें हमारी बॉडी का, फिर भी उसका जो हर एक अंग है उसके कार्यों को उचित ढंग से करने के लिए दूसरे अंगों से संबंधित होता है। हालांकि प्रत्येक अंग का जो है अलग अलग काम है, लेकिन अंग अपना खुद का काम करते हुए भी अन्य अंगों से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है या उस पर आश्रित होता है। अभी शरीर की मैंने बात की, शरीर या सावयव के संबंध में सच है ये चीज़ बिल्कुल ही, और यही चीज़ जो है संस्कृति के संबंध में भी बिल्कुल ठीक है। संस्कृति के अंतर्गत भी प्रत्येक इकाई का एक विशिष्ट महत्व तथा कार्य होता है जो संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थिरता और निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होता है। इनमें से एक के बिना भी संपूर्ण का अस्तित्व असंभव है। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी की हम बात करते हैं, अगर शरीर में हमारे दोनों हाथ काट दिए जाएं या एक हाथ काट दिए जाएं तो संपूर्ण नहीं बनेगा। शरीर की संपूर्णता वहीं पर ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल यही बात संस्कृति पर भी लागू होती है कि यदि एक तत्व भी इसमें मौजूद नहीं रहा, उसका कार्य उसमें मौजूद नहीं रहा, तो उसमें संपूर्ण का अस्तित्व असंभव है। और संपूर्ण के बिना प्रत्येक अर्थहीन भी है। जैसे शरीर के हर एक अंग का संपूर्ण शरीर को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी प्रकार संस्कृति की प्रत्येक इकाई या संस्था उसका संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था को, उसकी जीवन विधि को कायम रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हो सकता है बाहरी तौर पर एक संस्कृति की एक प्रथा विशेष हमारे लिए अर्थहीन और अनोखी है, लेकिन यदि संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे के संदर्भ में हम उस प्रथा के कार्यों की यदि विवेचना करें, उसका अध्ययन करें, तो जो ये प्रथा थी उसका वैज्ञानिक अर्थ इससे स्पष्ट हो जाता है। फिर वो एक अनोखी या बेतुकी प्रथा उसको नहीं मानकर सामाजिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कार्य को करने वाली हमें महसूस होने लगेगी। इसीलिए प्रकारात्मक पद्धति में संस्कृति के किसी भी अंग या तत्व को न तो व्यर्थ का माना जाता है और न ही उसको अर्थहीन माना जाता है। यह पद्धति तो संस्कृति की प्रत्येक इकाई के कार्यों को खोजती है और इसी कार्य के आधार पर दूसरी इकाइयों के साथ इसके प्रकार्यात्मक संबंध को मालूम करने का प्रयत्न करती है, जिससे अंत में उसे यह पता चल जाए कि ये समस्त इकाइयाँ उस समाज की, जिसका कि वह जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है, उसकी संपूर्ण जीवन विधि, टोटल उसका लाइफ वे है, उसको बनाए रखने में मिलजुल कर कैसे काम करती है। ठीक है, अब इस पद्धति के तीसरे आधार की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसका तीसरा आधार क्या है? इसका तीसरा आधार यह है कि मानव समाज के एक सामान्य सिद्धांत पर यह आधारित होता है। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि यह सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि मानव समाजों में असंख्य भिन्नताओं के बीच में कुछ सार्वभौम मानवीय विशेषताओं की आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक समाज में एक प्रकार की सामान्य धारा बहती है। इसलिए प्रकार्यात्मक पद्धति मानव क्रियाओं के प्रत्येक पहलू या पक्ष, चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक या सामाजिक या जादू या धर्म का अध्ययन एक दूसरे के कार्यों के आधार पर जो संबंध पाए जाते हैं उनके संदर्भ में करती है, ताकि यह पता चले कि ये समस्त पहलू किस प्रकार मानव की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उसके अस्तित्व को बनाए रखते हैं।